नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज के लास्ट पार्ट में, इंटीग्रेशन के लास्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस के इंटीग्रेशन के बारे में और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन के बारे में या उसके फिज़िकल सिग्निफिकेंस के बारे में। फिज़िकल सिग्निफिकेंस के बारे में वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में भी, लेकिन उससे रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में हम आज क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर भी आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं और फर्स्ट वीडियो आप ये देख रहे हैं तो आप पहले वो वीडियो जाकर देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर y = sin ax + b लिखा हुआ है और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है cos ax + b। अब यहाँ पर ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों ये साइन फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है। पहले इस फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो साइन वाला फंक्शन है इसके अंदर बेसिकली अगर हमें पता है कि साइन का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cos x, अगर सिंपली साइन x अगर दिया होता। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर साइन ax + b दिया। ये a क्या है? a और b कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ है। लाइक a जो है वो 1 2 3 हो सकता है, b भी 1 2 3 4 कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो अगर साइन के अंदर इस तरह से फैक्टर या इस तरीके की एक्सप्रेशन दिए हुए हों, उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है ना। मैं इसलिए इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग जो होती है इंटीग्रेशन की वो फिजिक्स में नहीं आती है। आपको उसके बस स्पेशल फंक्शन से ही ध्यान रखने होते हैं जो आपको यूज़ करने हैं। तो साइन ax + b टाइप का अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन आपको लिखना है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि जैसे साइन x का इंटीग्रेशन होता है -cos, तो वही चीज़ आपको लिख देनी है -cos ax + b, जो यहाँ लिखा है अंदर ब्रैकेट में वही आपको यहाँ लिख देना है। बस बात इतनी सी है, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। a अगर यहाँ दिया है तो आपको इसको a को नीचे लिखना है, ठीक है। सपोज यहाँ पर होता है 2x + b, 2x + 3, तो मैं यहाँ पर -cos 2x + 3 लिखता, डिवाइडेड बाय x के साथ 2 है तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 कर देता +c। तो इंटीग्रेशन हमारा जो होता -cos ax + b डिवाइडेड बाय a + c यहाँ पर निकल कर आ जाता। तो ये हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन निकल कर आ जाता। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट को। तो i = -cos ax + b डिवाइडेड बाई a + c यहाँ पर हम बता सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास cos ax + b दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन भी सेम इस तरह से, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन ax + b डिवाइडेड बाई x के साथ जो भी कांस्टेंट है उसी को यहाँ पर हमें डिवाइड कर देना है +c। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे आया, ये किस तरीके से आया। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि अगर आपको इससे रिलेटेड अगर अलग से वीडियो चाहिए तो साइन ax + b डिवाइडेड बाई a यहाँ पर ये हो सकता है। आइए अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है y = sin 4x + 5। sin 4x + 5 अगर मेरे पास फंक्शन दिया है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, sin 4x + 5 इंटू dx। हम यहाँ पर पहले एक बार इनडेफिनेट करते हैं, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन भी इसका बताऊंगा कि डेफिनेट कैसे करना है। 1 तो साइन का होगा माइनस का cos 4x + 5, जैसे सिंपली साइन का होता था उसी तरीके से यहाँ पर हमने कर दिया 4x + 5। अब यहाँ पर x के साथ जो होता है, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर x उसको यहाँ पर लिख देना है हमें नीचे और +c ये लिख देना है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आ जाएगा -cos 4x + 5 डिवाइडेड बाई 4 +c, ये इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। एक और करते हैं। देखो, अगर इसकी जगह हमें दिया हुआ है cos 2x + 5, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x + 5 dx। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल कर आने वाला होता है, ये फाइनल आंसर होगा sin 2x + 5
डिवाइडेड बाय, अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 2, तो उसको नीचे डिवाइड करके लिख दो। ये इसी तरीके का होना चाहिए, इसके अलावा अगर होगा तो फिर डिफरेंट, इसलिए मैंने बोला स्पेशली इस तरह के अगर फंक्शन आता है तो हमें इसको इसी तरह से इंटीग्रेट करना है। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इसकी जगह दिया है cos 2x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो आसान है, यहाँ पर देखो ये इसी टाइप का फंक्शन बन गया है cos ax प्लस b। अब यहाँ पर आपको b नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वो ज़ीरो होगा, तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, cos 2x प्लस ज़ीरो, ये a हो गया, ये b वाला पार्ट हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करोगे अगर, तो इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, cos 2x dx, तो ये बन जाएगा हमारे पास sin 2x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर a है, b तो ज़ीरो है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे डिवाइडेड बाय a लिखते हैं। a का मतलब क्या होता है, x के साथ जो कांस्टेंट है, तो 2 आ रहा है तो इसलिए हम 2 प्लस c, ये हमारे पास इसका फंक्शन हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मुझे इस तरह के फंक्शंस का मुझे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें x इक्वस टू 0 से लेकर x इक्वस टू π/2 तक। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से अब मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो बेसिकली सबसे पहले मुझे इस तरह के साइन लगाने पड़ेंगे, 0 से लेकर π/2। यहाँ लोअर लिमिट रखते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा था। cos 2x और dx इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अब आगे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो cos 2x का इंटीग्रेशन अगर लिखते हैं तो ये बनेगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको डिवाइड करके हमें लिखना है। और यहाँ पर अब मैं लिमिट लगा देता हूँ 0 से लेकर π/2 तक। अब जैसे कि अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट को फंक्शन में रखेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट फंक्शन में रखेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे बनेगा। अब तो आई यहाँ पर अगर मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो क्या बनेगा, sin 2 π/2 माइनस डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आई ये हमारे पास हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो साइन पाई की पाई जो होता है ये बनेगा sin पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी sin पाई की वैल्यू 0 होती है और 0, तो ये ओवरऑल आंसर जो हमारे पास आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। बात क्लियर हो रही है। आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर चेक करना है, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल वही सारे स्टेप्स है, लास्ट में लिमिट्स पुट कर देनी है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, आ जाओ। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर पाई तक। कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, sin 2x और dx, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। अब यहाँ पर हमें पता है sin 2x का इंटीग्रेशन ये ax प्लस b वाली फॉर्म है, तो साइन का होता है -2x प्लस b, तो 0 हो गया। यहाँ 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है, और डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि x के साथ 2, अगर 3 होता तो 3 लिख देता। लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर पाई तक। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम। तो i इक्वल्स टू ये बनेगा cos, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, ये होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस का cos, लोअर 0 पुट करोगे तो ये cos 0 डिवाइडेड बाई 2। अब थोड़ा सॉल्व आउट कर लो इसे, तो ये बन जाएगा cos 2 पाई की वैल्यू हो जाती है 1, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 डिवाइडेड, तो अगेन ये वैल्यू हमारे पास 0 निकल कर आ गई। कोइंसिडेंसली ये वैल्यू 0 निकल कर आई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 निकल कर आए। अगर मैं इसकी लिमिट चेंज कर देता, π/2 कर देता, तो उसकी वैल्यू कुछ और निकल कर आती। आप मुझे एक बार चेक करके बताओ कि इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर जो अपर लिमिट है इसको मैं पाई की जगह π/2 लेता हूँ तो मेरे पास लोअर लिमिट आंसर क्या निकल कर आएगा। वीडियो पॉज करो, एक बार चेक करो कि पाई की जगह अगर मैं अपर लिमिट को π/2 लेता हूँ तो क्या निकल कर आएगा आंसर। चलो आओ देखें, आपने करके देखा होगा आई होप। तो
आंसर यही होगा सोल्व करने पर। लेकिन तो माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर π/2 तक, तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 2π/2, ठीक है, और माइनस का साइन 0, तो कॉस 0 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता लग रहा होगा, इससे यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया तो i इक्वल्स टू कॉस पाई की वैल्यू होती है 1, सॉरी कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1/2, तो ये फाइनल आंसर इसका 1 आ गया। मुझे बताना कितने लोगों का आंसर 1 आ रहा है, कमेंट में लिख के बताना कितने लोगों का आंसर 1 आ रहा है। तो ये दो स्पेशल फंक्शन हमने पढ़े यहाँ पर कॉस और साइन से रिलेटेड, तो इसके हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ हम किसी भी फंक्शन का अगर कर्व बनाया जाता है उस कर्व के एरिया को निकालने के लिए किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, और फिर मैं इसके कुछ एक आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है इसको, इंटीग्रेशन को आगे के चैप्टर्स में किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके थोड़ी बहुत हम यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल उसके भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको एरिया निकालने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों, अगला पार्ट है जो इसका वो है एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व का अगर एरिया निकालना हो, उस कर्व और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एरिया निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। आइए मैं आपके पास सामने एक ग्राफ बनाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है y और x के बीच में, या x की जगह t भी हो सकता है, कुछ और फंक्शन भी वैल्यू भी हो सकती है। ये मान लीजिए एक ग्राफ हमें दिया हुआ है, इसका फंक्शन मैं दे देता हूँ आपको y = x²। मुझे यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड आउट x = 0 टू x = 0 से लेकर x = 2 तक का एरिया हमें यहाँ इस ग्राफ के नीचे का निकालना है। मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है x = 0, यहाँ पर कहीं पर होगा x = 2, तो ये x = 2, ये वाला जो है x = 2, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर हमें ये वाला जो पोर्शन आपको दिया हुआ है, इस पोर्शन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है कि इस पोर्शन का एरिया जो होगा कितना निकल कर आएगा। तो अब देखो ये नॉर्मल फिगर तो है नहीं, कोई ट्राइंगल, रेक्टेंगल इस तरह की या सर्कल, ऐसा कोई फिगर तो है नहीं कि हम डायरेक्ट निकाल सकें। तो कभी भी कोई कर्व दे दिया जाए, उस कर्व और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो उस एरिया को हम इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, y dx कर देना है। dx मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, इस कर्व का जो भी फंक्शन दिया होगा उसकी इक्वेशन को यहाँ लिख दो। जरूरी नहीं है y = x² दिया, y = x sin x भी दिया हो सकता है, cos x भी दिया हुआ हो सकता है, वो आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर y = sin x, यहाँ पर तो किसका एरिया कैसे निकालते हैं, जो भी ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व की इक्वेशन दी होगी उसको इंटीग्रेट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, x का मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस एक्सिस पर जो भी टर्म लिखी हुई है, जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में। अगर t है तो t के रेस्पेक्ट में, y है तो y के रेस्पेक्ट में, या x है तो x के। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। तो एरिया जो बनेगा वो एरिया कितना हो जाएगा, x² dx इंटीग्रेट करने से 0 से लेकर 2 तक, तो एरिया हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा x² जो होगा वो कितना बन जाएगा, x³ हो जाए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³ डिवाइडेड बाई 3 और 0 से लेकर 2 तक। लिमिट पुट करते हैं तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 कितना हो गया, 8/3। तो हमारे पास जो एरिया निकल कर आया वो आया 8/3 मीटर, 8/3। अब जो भी यूनिट इसकी दी हुई वो आप इसका निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी कर्व अगर दिया उसकी इक्वेशन हमें पता है तो उसका एरिया अंडर द कर्व हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आपको दिख ही रहा होगा जो कर्व दिया है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एरिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हो जाएगी कि अब मैं इसको चाहूँ तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ क्योंकि इससे एक नॉन फिगर बन जाएगी, और हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। हम एक बार काम करते हैं कि इंटीग्रेशन के थ्रू भी निकाल लेते हैं।
इंटीग्रेशन के थ्रू निकालने के बाद जो एरिया आएगा उसको हम नॉर्मल तरीके से निकाल के चेक करेंगे कि इक्विवेलेंट आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन की इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है। यहाँ से आगे नहीं बनाया मैंने, बस यहाँ से लेकर, आप चाहो तो इसको आगे फॉरवर्ड करके बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मुझे सिर्फ अब एरिया जो निकालना है वो निकालना है x=0 से लेकर 2 तक का एरिया निकालना है। मतलब x=0 जो है वो यहाँ दिया हुआ है, इस जगह से लेटेस्ट से यहाँ तक का हमें एरिया कैलकुलेट करना है x=2 तक का। तो ये एरिया हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस तरीके से। अब क्या करना होगा, एरिया निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ जो हमें करनी होती है वो है एरिया इक्वल्स टू, इसका फंक्शन कितना दिया है 2x + 3, ये इसका फंक्शन है इनटू dx। ऐसे ही करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में लिमिट लगानी है कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेकर 2 तक का। तो 0 यहाँ और 2 यहाँ। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया जो आएगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 2, यहाँ पर 2x का अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 3 का अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 2x dx 0, अगर आपको समझ में आता है तो, अदरवाइज़ आप सिंपली डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी करके लिख सकते हो। अब आगे मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ तो आप देखोगे कि एरिया जो निकल कर आ रहा है 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर 2 तक, प्लस 3। अब देखो यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3x, और लिमिट कितनी 0 से लेकर 2 तक। इससे ये एक बार कैंसिल आउट कर दो पहले, तो अंदर x² लिमिट 0 से 2 तक प्लस 3x 0 से लेकर 2 तक। तो ये बनेगा आपके पास 2 की स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 2 और ये 0, तो कितना बन गया ये 4 - 0 प्लस 6 - 0। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 10। तो जो एरिया हमारे पास निकल कर आया वो कितना निकल कर आ रहा है 10, यहाँ पर हमारे पास ये एरिया निकल कर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करूँगा, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर इसको रखा है, उसको इंटीग्रेट करता गया स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 मेरे पास 10 आ गया। अब यहाँ पर अगर मान लो मुझे इसको नॉर्मल तरीके से निकालना हो तो आपको पता लग रहा होगा कि ये अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस तरह का, ये इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है रोम्बस टाइप का। इसका एरिया मुझे निकालना है, तो इसका एरिया हम बता सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो किस तरीके से फॉर्मूला होता है, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस तरीके से निकाल लो तो एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उस तरीके से आप निकाल के देख सकते हो। मैं रोम्बस का यूज़ करके ही निकाल रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर x=0 पर y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y=3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो क्योंकि हमें वो वैल्यू भी चाहिए होगी। तो x=0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x=2 पुट करोगे तो 4 + 3 ये 7 आ जाएगा, तो ये y यहाँ पर 7। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 7, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये हो जाएगी 3, ठीक है। और तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया निकालते हैं, आइए देखते हैं एरिया कैसे निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये वाली, तो ये 7 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 7 + 3 इंटू दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो ये यहाँ पर 2 और ये इस जगह से ये आंसर हमारे पास आ गया 10। तो देखिए आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आंसर आया इसका एरिया वो भी 10 निकल कर आया, और पहले जो हमने निकाला था वो भी 10 था। इट मीन्स ये जो हम इंटीग्रेशन के थ्रू जो एरिया निकाल रहे हैं वो करेक्ट है, उस मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब इसका इस तरह से मेथड को सब जगह क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सब जगह हमें एक नॉन फिगर, एक रेगुलर फिगर नहीं दी हुई होती है ना। किसी जगह पर कोई कर्व टाइप का ग्राफ दिया होता है, स्ट्रेट या उस तरह का अगर ग्राफ दिया, स्ट्रेट लाइन से बनकर मिला हुआ ग्राफ अगर दिया जाए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो ये इसकी कुछ एक एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पर थी। इसकी कुछ और एप्लीकेशन में एक तो अब आई होप आप अगर कोई आपको कर दिया जाए तो उसका ग्राफ आप निकाल सकते, उसके ग्राफ का आप एरिया निकाल सकते हैं। एक और चीज़, किसी भी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए या कर्व का एरिया निकालने के लिए अब वो कर्व कैसे बनता है ये पता होना ज़रूरी नहीं है। कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल अगर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा, मान लो हमारे पाज दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, हमें दे दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और बोला कि एरिया फाइंड आउट करो, फाइंड एरिया बिट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2। अब हमें नहीं पता कि इसका कर्व कैसे बनने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया ही तो निकालना है। आप क्या करो, सिंपली y dx, ग्राफ इसका कैसे बनेगा ये ज़रूरी नहीं है आपको पता हो, तो 0 से लेकर 2 तक का ये हमें दे दिया गया है। मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि किसी कर्व और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। उस कर्व की इक्वेशन इनटू dx, जो भी कर्व की इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन कर दो dx के रेस्पेक्ट में dx लिख के, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स, इंटीग्रेट अगर मैं इसको कर देता हूँ तो ये बन जाएगा एरिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 0 से लेकर 2 तक। इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना बन जाएगा ये, तो 2 की पावर 4 अगर आप देखोगे तो ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाई 4। 0 पुट करूँगा तो सब जगह 0 ही हो जाएगा, तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं तो ये 4 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो देखो इसमें हमने कोई कर्व नहीं बनाया, ग्राफ नहीं बनाया, बिना ग्राफ के भी हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ और चीज़ें या मुझे थोड़ी और डिटेलिंग चाहिए, या आपको भी कुछ भी लगता है कि आप कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो भी आपके सजेशन को पूरी तरह से आप लिख सकते हो, क्या क्या सजेशन होने चाहिए, हम उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सी यू देन, गुड बाय। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए फिजिक्स शाला के साथ।